नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, जिसमें आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आकाशीय बिजली, आंधी तूफान के बारे में। क्योंकि आपदा जब जिंदगी में आती है तो कई तरह की आपदा हो सकती है, लेकिन जब प्राकृतिक आपदा की बात होती है तो उसके आगे इंसान बेबस हो जाता है। लेकिन फिर भी मौजूदा दौर में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज को लेकर या अन्य कारणों से प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, उसके मद्देनजर अब तकनीक भी आगे बढ़ रही है और प्रयास भी जमीन पर ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसे में भारत जैसा विशाल देश, जहां इतनी बड़ी आबादी है, इन प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए आपदा प्रबंधन बेहद जरूरी है। तो आज के इस कार्यक्रम में इस खास विषय पर जब हम बात करेंगे तो हमारे साथ जुड़े हैं विशेषज्ञ। आइए परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सोमा सेन रॉय, आप वैज्ञानिक हैं मौसम विभाग में, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्नल संजय श्रीवास्तव, आप चेयरमैन हैं क्रॉपसी यानी क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन हैं आप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जुड़े हैं श्री कृष्ण वत्स जी, जो एनडीएमए में सदस्य हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। इस प्राकृतिक आपदा यानी आंधी तूफान और आकाशीय बिजली की जब बात होती है तो अमूमन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। ये सवाल भी जरूर उठता है जब भी किसी मृत्यु की खबर आती है कि आखिर क्यों ये प्राकृतिक आपदाएं इतना विकराल रूप ले रही हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सोमा सेन रॉय से ही ये सवाल लेना चाहूंगी। डॉक्टर सेन, क्या कारण है कि पिछले कुछ समय से मृत्यु बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं? पिछले दशक में हमने देखा, पिछले कुछ सालों में भी हमने देखा। क्या कारण है, वैज्ञानिक कारण है कि ये आपदाएं, खासकर आकाशीय बिजली, आंधी तूफान की बात करें, इनकी रफ्तार बढ़ रही है? देखिए, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो पिछले 10 से 20 साल में देखा गया है कि आकाशीय बिजली, आंधी तूफान, इन सभी का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है। इसका एक कारण है क्लाइमेट चेंज, और एक चीज़ है, ये ग्लोबली देखा गया है। एक डिपिंग टेंडेंसी था 1960s 70s में, उसके बाद से दोबारा बढ़ रही है आकाशीय बिजली। क्लाइमेट चेंज के दौरान जो मॉडल्स फोरकास्ट दे रहे हैं वो बोल रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म्स का फ्रीक्वेंसी कमेगा मगर उनका इंटेंसिटी बढ़ेगा, लाइटनिंग भी बढ़ेगा। तो ये हमारे साथ रहने का इसका प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ेगा। क्या ग्लोबल वार्मिंग इसका एक बड़ा कारण है? क्योंकि माना जाता है कि अगर समुद्र की सतह का तापमान बढ़ता है तो उससे तमाम मुश्किलें बढ़ती हैं। सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को ही कारण नहीं ठहरा सकते हैं। एरोसोल कंटेंट जो एटमॉस्फेयर का है वो भी इंक्रीज कर रहा है, वो भी एक कारण है। ये दोनों कारण से ही आपका बादल का जो लॉन्जिविटी और जो इंटेंसिटी दोनों ही बढ़ रहा है, जिसके चलते हमारा आकाशीय बिजली का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। कर्नल श्रीवास्तव, 2019 से 2021 तक हमने लाइटिंग रेजिलिएंट एक कैंपेन देश में चलाया गया क्रॉपसी के द्वारा, और इस कैंपेन में जो लक्ष्य निर्धारित था 80% तक हमें मृत्यु दर कम करनी है लाइटिंग के कारण, 40% तक हमने हासिल भी किया। लेकिन इस कैंपेन के माध्यम से हमने क्या कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रयास हासिल किए कि वो जो ग्रास रूट, जमीनी लेवल पर जो लोगों तक पहुंचना होता है, वो हम संभव कर पाए? कितना परिदृश्य बदला इस कैंपेन से? देखिए, जो लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडिया कैंपेन है या वज्रपात सुरक्षित भारत अभियान, ये उन लोगों के द्वारा चलाया गया जिनका इस दिशा में पूर्व से अनुभव था, जैसे डॉक्टर केजे रमेश, जिन्होंने हिंदुस्तान में लाइटनिंग की फोरकास्टिंग शुरू की, और साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, प्रोफेशनल्स से जो हमारी साइंटिफिक सॉल्यूशंस हैं इस सारे सॉल्यूशंस को भारतीय मौसम विज्ञान के माध्यम से पूरे देश में ले जाने की कोशिश की गई। इसका सबसे बड़ा जो फायदा या रीच है, वो मैं मानता हूँ कि जो जागरूकता है वो आम लोगों के बीच में, उन लोगों को जिनका इनसे नुकसान होता है, उनके बीच में जागरूकता काफ़ी बढ़ी। और जहाँ तक देश में राज्य की सरकारें हैं, जिला स्तर पे, कम्युनिटी स्तर पे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, यहाँ पे लाइटनिंग के बारे में रिसर्च, शोध के द्वारा जो लोकल क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव होता है, स्थानीय होता है, उस लोकल प्रभाव को आकलन करके सही तरीके से कम्युनिटी को आइडेंटिफाई किया गया और उन लोगों तक ले जाके इस पे सफल प्रयास किया गया। कई राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, इन लोगों ने 70 से 60% तक मृत्यु दर में कमी की है। और जो टेक्निकल हैंडलिंग कैपेसिटी होती है, तकनीकी ज्ञान
जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में होनी चाहिए या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए, वो लोकल स्तर पे उपलब्ध हो पाए। तो एक जो साइंटिफिक समस्या है उसको सिटीजन साइंस के माध्यम से एक कलेक्टिव अप्रोच के द्वारा उन लोगों तक पहुंचाया गया जिनकी जान बचाई जानी थी, और बहुत ज़्यादा इस पे सफलता मिली। तो ऐसे में जो इंडियन एयरफोर्स और आईआईटी के द्वारा मिलकर नाउकास्ट की बात की गई, इसको शुरू की गया, या फिर दामिनी ऐप को शुरू किया गया, तो कहाँ तक लोग जुड़ पाए हैं इनसे? मैम, जहाँ तक ये फोरकास्ट है, साइंटिफिक सॉल्यूशंस हमारे भारतीय मौसम विज्ञान के द्वारा उपलब्ध है। हमारा जो चैलेंज है उन लोगों तक पहुँचना जो इससे प्रभावित होते हैं, जैसे किसान हैं, मछुआरे हैं, जो चरवाहे हैं, जो खुले इलाकों में काम करते हैं, बच्चे जो गांव के स्कूलों में हैं, इन तक जो पहुंचाने का काम था, ये जो बीच की कड़ी का काम है, ये लाइटनिंग रेजिलेंट इंडिया कैंपेन ने कलेक्टिव रूप से किया। जी। और इससे कई हमने सुरक्षित स्थान खड़े किए, सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित पंचायत, सुरक्षित गांव, सुरक्षित धार्मिक स्थान। तो इससे जो लाइटनिंग की अर्ली वार्निंग, लाइटनिंग के मिटिगेशन के सिस्टम्स हैं, वो सारे लोगों तक पहुंचे और एक बेस्ट प्रैक्टिसेस उसके द्वारा लोगों के सामने रखा गया। कृष्णवत्स जी, जब प्रबंधन की बात आती है, आपदा प्रबंधन की बात आती है, तो खास तौर पर जब हम लाइटनिंग की बात करते हैं, आकाशीय बिजली, आंधी तूफान की बात करते हैं, इतनी त्वरित होती हैं ये प्राकृतिक आपदाएं, इतनी जल्दी आती हैं कि हमको पहले से ही एक तैयारी करके रखनी जरूरी है। तो किस तरह के समाधान एनडीएमए दे रहा है? किस तरीके से आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम कम से कम लोग जान गंवाएं और इंफ्रा भी अच्छा रहे? इस समस्या पर एनडीएमए राज्य स्तर पर जो प्राधिकरण है उनके साथ काम कर रहे हैं, और राज्य स्तर पर जो लाइटनिंग के लिए प्रोग्राम बनने चाहिए, जो सुरक्षा योजना होनी चाहिए, उसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। हर साल हम राज्यों के साथ इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसकी तैयारी की पूर्व सूचना देते हैं। हम इसका कैंपेन हम जिला स्तर पर कैसे चलाएं, इसके बारे में हम बताते हैं। इसकी अर्ली वार्निंग कैसे इम्प्रूव की जाए, उसके बारे में हम बताते हैं। तो ये एक विकेंद्रीकृत तरीके से कैसे इसको हम लोगों तक पहुंचाएं, उसके लिए तीनों स्तर पर, केंद्र स्तर पर, जिला, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, तीनों पर एक समन्वित रूप से काम हो रहा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो अर्ली वार्निंग का समय है वो बस 3-4 घंटे होता है, और अगर वो अर्ली वार्निंग लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पाया तो लोगों को खतरा होता है। और यही बात हो रही है कि ये जो लाइटनिंग है, यह जो है सो सामाजिक स्तर पर जो लोग हैं, जिन्हें पूर्व सूचना नहीं होती है, जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता है, जो खेतों में काम करते रहते हैं, उन तक जिस इफ़िशियंसी के साथ है ना, उन तक ये पूर्व सूचना पहुंचनी चाहिए, वह पूर्व सूचना नहीं पहुंच पाती है, और इसके कारण ना मृत्यु की संख्या बढ़ी है। कृष्णवत्स जी, आपने अभी बात की थी राज्यों के सहयोग की जी। और हमने देखा बिहार जैसे राज्य भी हैं जहां पर जब उन्होंने अपना डिजास्टर मैनेजमेंट का रोड मैप तैयार किया तो उसमें लाइटनिंग को शामिल ही नहीं किया गया था। तो कहां तक, किस स्तर तक आपको ये राज्यों के साथ भी ये जद्दोजहद करनी पड़ती है, खासकर वो राज्य जहां पर ये आपदाओं की जो वल्नरेबल स्टेट्स हैं, जहां पे आपदाओं की फ्रीक्वेंसी ज्यादा देखने को मिलती है? आज यह स्थिति नहीं है। सभी राज्य जो हैं लाइटनिंग के बारे में काफ़ी सजग हैं और चिंतित हैं, क्योंकि लाइटनिंग के कारण काफ़ी मृत्यु दर लोगों की बढ़ी है, और सभी राज्य इस बात को स्वीकार करते हैं कि लाइटनिंग आज एक मुख्य समस्या हो गई है, और लोगों को पूर्व सूचना देना वह उनका एक प्रमुख कर्तव्य बन गया है। और इसके लिए वो सारे जो तकनीकी संस्थाएं हैं, IMD है, और इसके अलावा और भी जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थाएं हैं, सबों की ओर वो उन्होंने हाथ बढ़ाया है, उनके साथ भागीदारी करने की बात की है। तो ऐसे में जब हम नीतिगत पहल की बात करते हैं तो क्या एनडीएमए वक्त पर इस नीतिगत पहल में बदलाव भी करता है, अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज भी करता है? बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो हम पूर्व सूचना की बात कर रहे थे, एक कंटीजेंसी प्लान की बात कर रहे थे,
फिर हम एक कैंपेन की बात कर रहे थे। अब हमने आगे बढ़ कर के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने की बात की है। उस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत हम 207 जिलों में हम काम करने की हमने योजना बनाई है और इस योजना में हमने पूर्व सूचना, अर्ली वार्निंग से लेकर के वो मिटिगेशन तक, शमन की भी बात हमने की है। जो आपने भी कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बिल्डिंग्स हैं उन पर हम अरेस्टर लगाएं, कंडक्टर लगाएं, इन सारी जो सुविधाएं हैं, इन सारी सुविधाओं की बात हम उस योजना में कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम जल्दी ही इस योजना का कार्यान्वयन जिला स्तर पर हम कर पाएंगे। जी बिल्कुल। इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, एक सवाल लेना चाहूँगी क्योंकि आपने पूर्वानुमान की बात की है। ऐसे में डॉक्टर सोमा सेन रॉय, पूर्वानुमान को लेकर माधवन नायर जी ने एक बात कही थी, सेक्रेटरी अर्थ साइंसेस, की हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम 24 घंटे पहले तक एडवांस वार्निंग दे पाते हैं और रडार से ट्रैक करके 3 घंटे की और लीड ले पाते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमें पूर्वानुमान कितनी देर पहले मिल जाता है, बिजली कहाँ स्ट्राइक होगी, थंडर कहाँ आने वाला है, इसको लेकर? देखिए, पिछले कई सालों में हमारा फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज़ और अर्ली वार्निंग देने का जो क्षमता है काफ़ी बढ़ चुकी है। तो एक तो है हम सब डिवीज़न स्केल, मतलब एक स्टेट स्केल पे हम 5 दिन पहले से हम बताते रहते हैं कि इस स्टेट में इस दिन को थंडरस्टॉर्म्स होने का ज़्यादा संभावना है। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी वही वार्निंग जाता है 5 डेज पहले। 3 घंटे पहले हम स्पेसिफिक सिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जैक्ट क्या सिस्टम आ रहा है, क्योंकि थंडरस्टॉर्म से सिर्फ लाइटनिंग नहीं, उसके साथ हवाएं चलती है, स्क्वॉल विंड्स होती है, हेल होती है, ये सब, या डस्ट स्टॉर्म होती है। इन सभी का बहुत क्वांटिटेटिव तरीके से वार्निंग 3 घंटे पहले हम देते हैं। मगर एक डिस्ट्रिक्ट आपको पता है करीब 100 किलोमीटर का चौड़ाई है उसका, 100 किलोमीटर तो नहीं, मे बी 20-30 किलोमीटर। तो आप जब बैठे हैं एक जगह, आपको पता करना चाहिए कि मेरे आसपास लाइटनिंग हो रहा है नहीं। इसके लिए हमारा एक दामिनी ऐप है जो अपने मोबाइल पे आप डाउनलोड करके लगा सकते हैं, जिससे आपके आसपास अगले 30 मिनट में कितना लाइटनिंग हो रहा है और अगले 30 मिनट में आपके आसपास लाइटनिंग होने की संभावना है या नहीं है वो बता देता है। तो 3 लेवल पे हमारा अर्ली वार्निंग जाता है। तो प्रैक्टिकली व्यवहारिक जानकारी होनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ यहाँ स्कूल के छात्र भी उपस्थित हैं, उनके भी सवाल लेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें आपदा का सामना। It is our tradition to change food habits according to the weather. Light and healthy food ensures good health and nutrition during the hottest months. High water content, seasonal fruits and vegetables keep you cool and hydrated. Traditional remedies like onion salad and raw mango with salt and cumin can prevent heat stroke. Drink fluids with electrolytes like ORS, coconut water, lemon juice, buttermilk, aam panna, moong water, etc. Avoid alcohol, tea, coffee and soft drinks. Avoid excessive salt, spices, oily and high-protein food. Do not eat stale food. Non-vegetarians can eat lightly grilled meat instead of fried or red meat. Eat well, stay healthy, stay safe. खेलते वक्त जैसे ही बादल की गरज सुनाई दे, एक दूसरे से दूरी बनाते हुए ऐसे हाथ कान पर रखना है और पैरों को यूं मिलाते हुए उकड़ू बैठ जाना है, ताकि तेज आवाज से कान बच सके और जमीन पर ऐसे बैठने से बिजली गिरने का खतरा कम हो सके। ए बाऊजी, ये बच्चे हमारी नकल काहे कर रहे हैं? ये नकल नहीं है, बिजली जब बहुत करीब होती है तो ये उससे बचने का तरीका है। अब तुम सर मत खाओ, दरबे की तरफ भागो। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं आपदा का सामना और आज हम बात कर रहे हैं
आंधी तूफान और आकाशीय बिजली, इसी आपदा के बारे में, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स के विचार तो हमने सुने। हमारे साथ यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं स्कूल के, आइए उनके सवाल लेते हैं। जी, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम शैल राजपूत है और आज के लिए मेरा आपसे सवाल है कि अगर थंडर स्टॉर्म के दौरान हम बाहर होते हैं या ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे हम सेफ़ रहें? क्या हमें गाड़ी के अंदर ही रहना चाहिए या हमें शेल्टर ढूंढना चाहिए? क्या करना चाहिए ऐसे में? जी, थंडरस्टॉर्म के दौरान जो अगर आप बाहर हैं, अगर आप बिल्कुल खुले इलाके में हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि जो बिजली गिरती है वो सबसे ऊंचे स्थान पे गिरती है। तो अगर आप खुले में सबसे ऊंचा है तो आप पे गिरेगी। तो उससे बचने का तरीका ये है कि आप बैठ जाएं, दोनों अपनी एड़ियों को चिपका लें और कान के ऊपर हाथ रख लें। इससे आपका आकार छोटा हो जाएगा, तो आप अपने आप को छोटा प्रेजेंट करेंगे। एड़िया इसलिए चिपकाने कहता हूँ कि जब भी आपके दो स्टेप अलग होंगे तो पॉजिटिव करंट एक साइड से आएगी, नेगेटिव निकलेगी। अगर आपने इकट्ठा रखा है तो वो करंट निकल जाती है, आपकी बॉडी में प्रवेश नहीं करती है। तो आपको करंट से भी बचाव मिल जाएगा और जो आवाज़ होती है जिससे कान के पर्दे फटने का डर रहता है, वो कान में हाथ रखने से बच जाएगा। तो यानी कि एड़ी जोड़ के घुटने के बल बैठ जाइए और कान पर हाथ रख लीजिए। बिल्कुल। दूसरा जो आपका सवाल था कि अगर आप अपने गाड़ी के अंदर हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप तो विद्यार्थी हैं, फैराडेज केज का सिद्धांत है। तो जो भी इनक्लोज मेटल स्ट्रक्चर है, जैसे आपका कार हुआ, आपकी बस हुई, उनकी खिड़की वगैरह बंद कर लीजिए, आप अंदर रहिए, उनकी बॉडी को टच मत कीजिए, तो आप अंदर सुरक्षित हैं। और सबसे सुरक्षित बात यह होगी कि जब भी आपको मौका मिलता है, आप किसी पक्के मकान, अच्छे सुरक्षित आश्रय स्थल में शरण ले लें। नमस्ते सर, मेरा नाम आर्यन यादव है और मेरा सवाल है कि थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग हमें क्या नुकसान व खतरा पहुंचा सकते हैं? लाइटनिंग सिर्फ खराब ही नहीं होता, ये तो पहली बात आपको समझना है। अच्छा ही बात ये होता है कि लाइटनिंग जब होती है उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। जनरली आपका बारिश से पहले लाइटनिंग होती है जिससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा होता है जो पानी के साथ ज़मीन पे आती है, वो सॉइल को फर्टाइल करती है। साथ ही साथ ओजोन पैदा होती है जो कि हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है। तो लाइटनिंग का कई फ़ायदे भी है। और जब हम लाइटनिंग का खतरे का बात करते हैं, लाइटनिंग बेसिकली एक करंट जब आपके शरीर के अंदर से जाती है, आपका हार्ट इमीडिएटली रोक देता है। अगर हार्ट को नहीं रोकता है, अगर सिर्फ किसी दूसरे तरीके से भी इफेक्ट करता है, तो बॉडी में जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए आपका जो पोटेशियम कैल्शियम का जो बैलेंस है वो हट जाती है और उससे कई बॉडी का पार्ट्स डिफेक्टिव हो जाते हैं या आपका ब्रेन में भी इफेक्ट हो सकता है। तो सिर्फ मौत ही बहुत भयानक नहीं है, पर्सनालिटी चेंज हो जाता है, शरीर में एक अंग पैरालाइज हो जाता है, बहुत ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे कि आपको लाइफ लॉन्ग उसको झेलना पड़ता है। मेरा नाम केशव है। मेरा सवाल ये है कि जब थंडरस्टॉर्म चल रहा होता है तो जब अगर हमारे पास छाता हो तो हमें छाता खोलना चाहिए क्या? उसके ऊपर जो निप होती है वो छाते को मतलब बिजली उस पर गिरेगी? छाता मुझे नहीं खोलना चाहिए और वो सीधे हमें कोशिश करनी चाहिए जैसा कि इन्होंने कहा कर्नल श्रीवास्तव ने कि हम बैठ जाएं एड़ी लगा करके या एक सुरक्षित मकान में हम शरण लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा छाता खोलने के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कनक भारद्वाज है और मेरा सवाल आप सभी से ये है कि यदि हम कहीं बाहर हो और सड़क पर हो और यदि एकदम से थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग हो जाए और उस समय काफ़ी लोग डर जाते हैं, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? जी देखिए, लाइटनिंग क्या है? एक क्लाउड से एक इलेक्ट्रिकल चार्ज रास्ता ढूंढ रहे ज़मीन तक पहुंचने का, उसको जो सबसे ऊंचा चीज़ मिलेगा वो उसी के साथ स्ट्राइक करेगा। अगर प्लेन ग्राउंड है उसमें आप सब, अगर आप खड़े हैं, जो श्रीवास्तव साहब ने बोला, अगर आप खड़े हैं तो आप ही है सबसे ज़्यादा सोर्स जिससे कि लाइटनिंग वो कनेक्शन बन के ज़मीन तक पहुंचेगा। तो खड़ा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, किसी पानी के इलाके में अगर आप बैठे घुसे हैं, बिल्कुल पानी से निकल जाइए। पानी एक बहुत बड़ा कंडक्टर की तरह एक्ट करता है, निकल जाइए। और जैसे बताया, अगर गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं गाड़ी के अंदर चले जाइए। पेड़ के नीचे बिल्कुल मत खड़े होइए क्योंकि पेड़, सिंगल पेड़ जो है वो सबसे ऊंचा चीज होगा, लाइटनिंग उसी पे स्ट्राइक करेगा और साइड स्ट्रोक से आपका हानि हो सकती है। जी धन्यवाद। तो सावधानी जरूर बरते। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप देखते रहें आपदा का सामना।
मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार तापघात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टालें। अत्यधिक नमक, मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। Thunderstorms and lightning are hazardous for life and property. Check weather forecast ahead of time and stay indoors during a thunderstorm. But just being inside isn't enough. You must take precautions to be safe. Close windows and doors and stay away from them. Stay off balcony, porches and terrace. Plumbing and bathroom fixtures can conduct electricity. During lightning or thunderstorm, avoid contact. Do not wash hands. Take a shower. Wash dishes or clothes. Do not use wired phones. Cordless and mobile phones not connected to wall outlets are okay to use. However, save battery and use SMS. Unplug all electrical appliances and turn off air conditioners before a thunderstorm. Avoid contact with plugged-in electrical equipment or cords during a thunderstorm. In case of emergency, give first aid immediately and call ambulance service or go to hospital. Be smart, be prepared. Issued in public interest by NDMA. ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं आंधी तूफान और आकाशीय बिजली की। डॉक्टर सोमा रॉय, इंपॉर्टेंट बात की कौन से ऐसे क्षेत्र हैं और कौन से ऐसे मौसम हैं जब बिजली की गिरने की संभावना ज्यादा होती है? हम देखते हैं गर्मियों में भी कहा जाता है बिजली गिर सकती है, बारिश के मौसम मानसून में कहते हैं। स्पष्ट तथ्य क्या है? ये बहुत अच्छी सवाल है। सबसे अगर ज़्यादा बिजली गिरने का संभावना जो होती है वो है मॉनसून ऑनसेट के दौरान, और ये है ईस्ट इंडिया। ये है मई, जून, जुलाई। ये पीरियड में बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ये इलाके में सबसे ज़्यादा बिजली गिरती है। उसके बाद जब मॉनसून सेट इन कर जाता है तो आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो कि जम्मू कश्मीर और उसके सटा हुआ इलाका पंजाब का, इन सब इलाके में लाइटनिंग गिरने का संभावना है। मगर जो सबसे बड़ी बात है, लाइटनिंग और कोस्ट लाइन में भी हमारा लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, लाइटनिंग किस समय होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत लाइटनिंग होती है, मगर वो होती है रात के दौरान जब लोग घरों के अंदर होती है। जब हमने बंगाल, उड़ीसा का बात किया तो ये जो सीज़न होती है मई जून में, उस समय वो राइस पैडी कल्टीवेशन के लिए लोग फार्मर्स पानी के अंदर होती है, ट्रांसप्लांटेशन, उस समय उनका ज्यादा खतरे का संभावना होता है। और मृत्यु भी ज्यादा तभी होती है। मृत्यु उसमें एक इंसिडेंट में 5-10 लोग एक साथ मौत में चले जाते हैं। जी जी जी। डॉक्टर श्रीवास्तव, अगर हम बात करते हैं इसी जागरूक अभियान की और इन चीजों की, तो क्या और चैलेंज है जो अंत में आपको लगता है कि सबको पता होना चाहिए इसके बारे में? देखिए, लाइटनिंग एक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रक्रिया है और बहुत आवश्यक है कि इस पे स्थानीय तौर पे शोध हो। मैं कुछ इंस्टीट्यूशंस को हाईलाइट करना चाहूँगा। IIT दिल्ली, टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़, फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी बालासोर, मयूरभंज यूनिवर्सिटी, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, निसैक जो शिलोंग बेस्ड है, इन सारे संस्थानों ने स्थानीय तौर पे लाइटनिंग को एनालाइज करके और हॉटस्पॉट जैसे बालासोर लाइटनिंग रिपोर्ट जारी किया। तो एक जिला बहुत बड़ा होता है, जैसा कि डॉक्टर सोमा सेन राव ने बताया 80 या 100 किलोमीटर के क्षेत्र में लाइटनिंग नहीं होती। हमने जैसे बालासोर का किया, हमने मिर्ज़ापुर का किया, रांची का, झारखंड के तो सारे डिस्ट्रिक्ट का किया। उस डिस्ट्रिक्ट में मुश्किल से 20 से 22 किलोमीटर का क्षेत्र होता है जहां लाइटनिंग का प्रभाव पड़ता है। तो इन स्थानीय शोध के साथ जो सॉल्यूशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेशन और ग्राम पंचायत, अल्टीमेटली हम कम्युनिटी को एड्रेस कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और उस स्तर पे हमें तकनीकी जानकारी देके उसकी जो पूर्व सूचना है, उसके जो शमन के उपाय हैं, मिटिगेशन, सुरक्षित शेल्टर, आश्रय स्थल, खेतों में विशेषकर
जहाँ पे मछली मारते हैं, उन घाटों पे जहाँ पे सामुदायिक मेरे को स्थल लगता हैं। है कि व्यवस्था के अलग अलग स्तर सबको मिलकर समन्वित प्रयास करने होंगे, तभी परिणाम भी सार्थक सामने आएंगे। बिल्कुल। कृष्णवत्स जी, पिछले कुछ सालों में सरकारी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर भी ऐसे क्या बदलाव महत्वपूर्ण है जिनके आधार पर आप आश्वस्त करना चाहेंगे दर्शकों को कि अब बिजली की घटनाओं को लेकर गंभीरता से काम हो रहा है? जैसे लोगों की मृत्यु की संख्या बढ़ी है, सरकार इस बात पर ज़्यादा सजग है, सतर्क है, संवेदनशील है कि ये मृत्यु की संख्या कम की जाए, इसमें लोगों को जानकारी पहुंचाई जाए, पंचायत स्तर पर काम हो। इसका एक जो सामाजिक आर्थिक जो स्वरूप है कि इसमें ज़्यादातर जो लोग प्रभावित होते हैं वो जो कि खेतों में काम करने वाले मजदूर, जो कि बाहर काम कर रहे हैं, खुले खेत में काम कर रहे हैं, तो उन तक हम कैसे पहुंच पाएँ, वह हमारा उद्देश्य रहेगा। और हम जो भी कार्यक्रम अभी ले रहे हैं उसका मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम स्थानीय स्तर पर लोगों तक पहुँचें, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं, इसके बारे में सतर्कता बढ़ाएं, और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से हम लाइटनिंग कंडक्टर का प्रचार प्रसार करें, जिसके कारण हमारे जो इमारतें हैं, हमारे घर हैं, वो ज़्यादा सुरक्षित रह सकें। और जब भी लाइटनिंग की बात होती है, जब भी इस तरह की कोई, तो लोगों को एक सुरक्षित स्थल मिले जहां वो शरण ले सकें। तो राज्य स्तर पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी व्यापकता बढ़ाई जा रही है। हम राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और सभी राज्यों के साथ इसमें हम लगातार काम करें तो फिर हम देखेंगे कि मृत्यु की संख्या और लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उपलब्ध हो। इस दोनों जो उद्देश्य है, दोनों में हमें सफलता मिलेगी। आप विकसित देशों को भी देखें तो वहाँ भी अगर 20वीं सदी के शुरू में अमेरिका में काफ़ी डेथ्स हुआ करते थे, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत जब प्रयत्न किया गया तो वहाँ मृत्यु की संख्या काफ़ी घटी है, अब 2 डिजिट में है। तो हम भी इन सब देशों से जो है वो जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर हम अपनी मृत्यु की संख्या हम कम करने के लिए उद्यत हैं, प्रयत्नशील हैं और प्रतिबद्ध हैं। तो यानी जन जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने आप को इन प्राकृतिक आपदाओं के सामने बेबस ना समझ संबल हासिल कर सकता है। ऐसे में इस कार्यक्रम के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। और हमारे साथ चूंकि यहाँ ग्रीनफील्ड स्कूल सफदरजंग के छात्र भी हैं, आपसे आखिरी सवाल जाते आते जीके को लेकर, एनडीएमए का स्लोगन क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पूरे पैनलिस्ट का आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट्स का भी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लेसन मिला होगा यहाँ इस विषय पर। इसी के साथ इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।